नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। आज का विषय मेरे पूर्व के व्याख्यान स्पेस इकोलॉजी के क्रम में स्पेस इकोलॉजी पार्ट 2 के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। स्पेस इकोलॉजी विषय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के प्राणी शास्त्र विषय के बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के सेकंड पेपर के अंतर्गत सम्मिलित है। मैंने इससे पूर्व अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जाने और वापस लौटने वक्त यात्री एवं यान को क्या क्या परेशानियां होती हैं और उनसे बचाव के क्या सात तरीके हैं, ये बातें स्पेस इकोलॉजी पार्ट 1 में आपके साथ शेयर किया था। आज मैं आपके साथ स्पेस इकोसिस्टम की बात करूंगा। तो आज के व्याख्यान को सुन रहे समस्त विद्यार्थियों का एवं मेरे विद्वान साथियों का, विद्वत मंडल का, विद्युत समूह का, विद्युत जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सॉरी, थोड़ी सी देर के लिए मोबाइल से हाथ लग जाने की वजह से रिवर्स हो गया था। तो पुनः मैं अपने विषय पर आता हूँ। स्पेस इकोसिस्टम, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इस बारे में हम बात करते हैं। सभी अंतरिक्ष यानों में सामान्यतया नॉन रीजनरेटिंग सिस्टम होता है। नॉन रीजनरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता है अपूर्ण उत्पादित तंत्र। ऐसा तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा की केवल कुछ ही मात्रा पुनरुत्पादन होता है। इस नॉन रीजनरेटिंग सिस्टम में जीवन के लिए आवश्यक सभी पदार्थ जैसे पानी, भोजन, ऑक्सीजन तथा अन्य को अंतरिक्ष यान के साथ ही बंद अवस्था में अर्थात पैक्ड कंडीशन में ले जाया जाता है और इसके साथ विषाक्तीकरण मतलब टॉक्सिफिकेशन को उदासीन करके अर्थात डिटॉक्सिफिकेशन करके, पॉइजनस इफेक्ट को समाप्त करके एवं उपापचयी अपशिष्टों को संग्रहित करके विशिष्ट उपकरणों को भी इस उद्देश्य से मतलब डिटॉक्सिफिकेशन के पर्पज को हल करने के लिए विशेष उपकरणों को भी ले जाया जाता है। अंतरिक्ष यान में यात्रियों की संख्या तथा इनके अंतरिक्ष में रुकने के आधार पर स्टोरेज सिस्टम का आकार तथा वजन निर्धारित किया जाता है। अंतरिक्ष यान में इन अपशिष्टों का निष्कासन एक बहुत बड़ी समस्या होती है और नॉन रीजनरेटिंग सिस्टम का आकार तथा दक्षता कम होती है तथा इसका नियंत्रण भी सामान्य प्रकार का होता है। इस प्रकार की समस्या पुनरुत्पादित तंत्र या रीजनरेटिंग सिस्टम में नहीं आती और यदि आती है तो इसे आंशिक रूप से निम्न प्रकार से हल किया जाता है। तो वो तरीके क्या हैं? पहला है सूर्य के प्रकाश या विद्युत धारा तथा कच्चे पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया तथा अपशिष्ट जल के उपयोग से पुनः रासायनिक विधि द्वारा ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण किया जा सके। तो ऑक्सीजन एवं जल की बहुत आवश्यकता होती है अंतरिक्ष यान में। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उनको रिसाइकिल करके ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण किया जाता है। दूसरा, अंतरिक्ष यात्रियों के उत्सर्जी पदार्थ
तथा शैवाल, जीवाणु व अन्य सजीवों के संयुग्मी प्रभाव से श्वसन गैस एवं पीने का पानी का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही इस तंत्र से भोजन का निर्माण एवं इसका पुनः उपयोग भी किया जा सकता है। तो ये तरीके होते हैं। फिर डेवलपमेंट स्टेजेस इन रीजनरेटिंग सिस्टम क्या होता है? पुनरुत्पादित तंत्र की विकासीय प्रावस्थाएं कैसी हो सकती हैं, इस बात को समझें। तो रीजनरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें मुख्य रूप से विकासीय प्रावस्थाएं निम्न होती हैं। पहला, अपुनरुत्पादित तंत्र का अपुनरुत्पादित तंत्र या भंडारण तंत्र अर्थात नॉन रीजनरेटिंग और स्टोरेज सिस्टम। दूसरा, आंशिक पुनरुत्पादित तंत्र या पार्शियल रीजनरेटिंग सिस्टम। और तीसरा, पूर्ण पुनरुत्पादित तंत्र या कंप्लीट रीजनरेटिंग सिस्टम। अपुनरुत्पादित तंत्र या भंडारण तंत्र वो क्या होता है? इसमें ऑल सपोर्ट मटेरियल, जैसे इसमें इस डायग्राम से समझिए कि ऑल सपोर्ट मटेरियल, सभी समस्त सपोर्ट मटेरियल्स को एस्ट्रोनॉट्स लेके जाते हैं और वहाँ अनयूज्ड या टॉक्सिक मटेरियल्स उनसे एस्ट्रोनॉट्स से उत्पन्न होता है, उनको स्टोर्ड एंड डम्प्ड इनटू स्पेस, उनको स्पेस में ही स्टोर कर लिया जाता है, डाल दिया जाता है या डंप कर दिया जाता है। दूसरा, आंशिक पुनरुत्पादित तंत्र होता है पार्शियल रीजनरेटिंग सिस्टम। इस तरीके में क्या होता है? ऑल सपोर्ट मटेरियल और जितना भी आवश्यक सामान होता है एस्ट्रोनॉट्स का, उसको कंट्रोल तरीके से अनयूज्ड और टॉक्सिक मटेरियल इनसे रिलीज होता है और उसको स्टोर्ड एंड डम्प्ड इनटू स्पेस, उसको स्पेस में छोड़ दिया जाता है। और तीसरे प्रकार में क्या होता है? पूर्ण पुनरुत्पादित तंत्र होता है, कंप्लीट रीजनरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ क्या करते हैं कि सपोर्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, कंट्रोल विधि से उनको कल्चर किया जाता है और कल्चर करके उनको रिसाइकिल किया जाता है और फिर उनको नियंत्रित तरीके से एस्ट्रोनॉट्स को दे दिया जाता है। तो ये तरीके होते हैं कंप्लीट रीजनरेटिंग सिस्टम, अर्थात एक साइकिल बनाई जाती है, जो मटेरियल लेके जाया जा रहा है उसका बाई प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको स्पेस में पुनरुपयोग में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं पुनरुत्पादित तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ रीजनरेटिंग सिस्टम। अंतरिक्ष यात्रा के लिए विभिन्न प्रकार के आंशिक एवं पूर्ण उत्पादित तंत्र प्रस्तावित किए गए हैं और ये पुनरुत्पादित तंत्र निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। पहला, यांत्रिक रासायनिक पुनरुत्पादित, मैकेनिकली यांत्रिक, केमिकली एंड मैकेनिकली यांत्रिक रासायनिक पुनरुत्पादित। इस तरह से रिसाइकिल करते हैं जिसमें मैकेनिकल उपकरणों के द्वारा रासायनिक तरीके से रिसाइकिल करके। दूसरा होता है शैवाल प्रकाश संश्लेषित तंत्र, एल्गी के द्वारा फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे ऑक्सीजन बनती है। उस तरीके से एल्गी क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेगी, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा रिलीज की जाती है रेस्पिरेशन में, और फोटोसिंथेसिस करेगी तो ऑक्सीजन रिलीज करेगी। वो ऑक्सीजन एक क्लोज सर्किट के अंदर रीजनरेट की जाती है, जो कि एस्ट्रोनॉट्स को काम में आती है श्वसन के लिए। तीसरा तरीका होता है जीवाणुवीय रसायन संश्लेषण। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया के हेल्प से फोटोसिंथेटिक गतिविधि के द्वारा बैक्टीरिया से कीमोसिंथेसिस की जाती है कुछ ऐसे रसायनों की रिसाइकिल करने के लिए जो कि अनावश्यक है और उनको
यूजफुल केमिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। चौथा तरीका होता है बहुप्रजातीय बहुपोषकीय सूक्ष्म परितंत्र। बहुप्रजातीय बहुपोषकीय सूक्ष्म परितंत्र एक ऐसा माइक्रो इकोसिस्टम बनाया जाता है अंतरिक्ष यान के अंदर, जिसमें एक प्रजाति नहीं बल्कि अनेकों प्रजातियों के आपस में फूड चेन की तरीके से उपयोग में लेते हुए उनके पोषण विधियों को एक दूसरे में इंटरलिंक करके और उनसे फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक ऐसा आपस में कई प्रजातियां, जैसे मनुष्य तो है ही है, साथ में दूसरी प्रजातियां जैसे एल्गी हो सकती है, कुछ और प्लांट्स हो सकते हैं। तो ये अनेक प्रजातियां हैं जिनका पारस्परिक लाभ लेते हुए एक इकोसिस्टम जनरेट किया जाता है। ये तरीके हो सकते हैं। फिर अब हम बात समझते हैं अंतरिक्ष का पादपों का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ स्पेस ऑन प्लांट्स। अंतरिक्ष का पादपों पर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ स्पेस ऑन प्लांट्स। पौधों पर गुरुत्वाकर्षण के अध्ययन के बारे में अमेरिका तथा सोवियत संघ के वैज्ञानिकों द्वारा सर्वाधिक मात्रा में कार्य किया गया है और इन प्रभावों के अध्ययन के लिए शैवाल, कवक, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विभिन्न पादपों को चुना गया है। कौन कौन से? एल्गी, शवाक, फंगस, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विभिन्न पादपों को चुना गया है। और ये प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के आरंभिक दौर में भेजे गए डिस्कवरर OVI-4 बायोसैटेलाइट सेकंड, स्पुतनिक, स्काईलेव 3-4, अपोलो, सोयूज, सैल्यूट, कॉस्मोस इत्यादि अंतरिक्ष यानों में किए गए हैं। इन विभिन्न प्रयोगों में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, सोवियत संघ द्वारा सोयूज 12, कॉस्मोस 656 तथा 782 नामक अंतरिक्ष यानों में मटर, पाइनस तथा लैक्टुका सटाइवा के बीजों पर अंकुरण संबंधी प्रयोग किए गए और अंकुरण संबंधी प्रयोगों में पाया गया कि बीजों का अंकुरण सामान्य रूप से ही होता है तथा इनमें कोई असामान्यता नहीं पाई जाती है। अंतरिक्ष में पौधों को बल्ब, ट्यूबर, जड़ तथा कलम के द्वारा भी उगाया गया। तो ये प्रयोग अंतरिक्ष में किए गए। दूसरा, सैल्यूट 4 में पाया गया कि मटर के पौधे प्रारंभ में अच्छी वृद्धि करते हैं लेकिन बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि हवा तथा पानी की कमी के कारण इनका आगे विकास नहीं हो पाता है। सयूज या सैल्यूट 6 में मटर, गेहूं की आरंभ में अच्छी वृद्धि हुई लेकिन फूलों का निर्माण से पूर्व ही इनकी मृत्यु हो गई। इसी यान में ऑर्किड नामक अधिपादप में 171 दिनों तक वृद्धि हुई लेकिन इनकी सभी पुष्पीय रचनाएं पृथ्वी पर विकसित पादप की तुलना में बहुत छोटी थीं और इनमें निर्मित पुष्प शीघ्र ही मुरझा गए तथा इनकी मृत्यु हो गई। तीसरे नंबर पर सोयूज 7 में या सैल्यूट 7 में एरावीडो पाइसिस थेलियाना नामक क्रूसीफेरी फैमिली के पादप सीड्स को अंकुरित किया गया तथा इसमें सामान्य रूप से फल एवं बीजों को प्राप्त किया गया। इस प्रकार अंतरिक्ष में पहली बार बीज के अंकुरण से संपूर्ण पादप का निर्माण किया गया। तो ये बातें आपको
क्लियर हो चुकी होंगी। ये विभिन्न अंतरिक्ष यानों में किए हुए प्रयोग हैं। और अब मैं अगला पार्ट 3 में इस स्पेस इकोलॉजी को कंटिन्यू करूँगा। ये समाप्त हुआ पार्ट 2, स्पेस इकोलॉजी पार्ट 2 फिनिश हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।